हेलो, वेलकम टू द पीएन इंस्टीट्यूट चैनल। ठीक है, आज हमारी सीरीज़ का एक और अगला पड़ाव जो कि हमने स्टार्ट किया था थोड़े दिन पहले, साइंस के गाला के क्वेश्चन पेपर को। हमने अभी तक 3 क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किए हैं। एज ऑलवेज फर्स्ट पेपर तो है ही आपका, 2, 3, 4 कंप्लीट हुए हैं। आज हम 5th पेपर की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहला जो हमारे एमसीक्यू में सबसे पहला जो सवाल है वो सवाल है कुछ किसके बारे में, तो कि सर हमें पता ही है कि वो जो है वो हमें मिलेगा 4th चैप्टर से। बराबर, क्या बोला गया है कि एक्वियस सॉल्यूशन किस चीज़ का, 5 to 8% इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का 5 to 8% को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है विनेगर। क्या बोला जाएगा, विनेगर। ठीक है, फिर मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस H2 मिलता है, पता ही है हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अभी अगले पेपर में ही लास्ट में हमने ये डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, टंगस्टन के बारे में ही मैंने बताया था कि टंगस्टन को फिलामेंट में यूज करते हैं, वो रीजन के तौर पर पूछा था कि 3860 सेल्सियस उसका कुछ टेम्परेचर है। एक आध नंबर आगे पीछे होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी शायद से, लेकिन टेम्परेचर 3000 प्लस है। इतना एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, 3000 प्लस जितना उसका टेम्परेचर है। सोचो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, इसका मतलब कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई होगा। तो हाई इन मेल्टिंग पॉइंट तो है ही, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट लो दिखाया गया है तो ये ऑप्शन कैंसिल। मेल्टिंग पॉइंट हाई, हाँ ये तो हो सकता है, बराबर, ऑप्शंस बराबर। फिर बोला गया है कि क्यों, तो कि उसकी रेजिस्टिविटी भी हाई थी, तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी भी हाई बताई है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई बताया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर इतनी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बोलते हैं कि कौन सा एंजाइम जो है वो यूज होता है फैट के डाइजेशंस के लिए। फैट के डाइजेशंस के लिए फैट को लिपिड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिपिड बोला जाता है। तो ये लिपिड के डाइजेशन के लिए यूज होता है लाइपेज। क्या यूज होता है, लाइपेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िएगा, गूगली है ये, कि कॉन्वेक्स लेंस से कौन सी इमेज फॉर्म होती है। ना मुन्ना, मैंने बोला ना गूगली है। कौन सी इमेज नहीं फॉर्म होती है, बराबर। कौन सी इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड, बराबर। मैंने बोला था पहले ही, जरा ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो कॉन्वेक्स लेंस मतलब कौन सा केस, तो कि सर ये वाला 6 डायग्राम है ना इसमें, बराबर, के बीच में से जो थोड़ा बल्जी होता है। अब इसमें 6 डायग्राम होते हैं जिनके अंदर स्टार्टिंग में इमेज पहले तो 1 से 5 में आपको वो रियल मिलता है, और रियल एंड डिमिनिश से लेके मैग्नीफाइड तक की रेंज होती है। तो रियल एंड डिमिनिश तो मिलता है, रियल एंड एनलार्ज तो मिलता है, लेकिन मुझे तो ये जानना है कि नहीं मिलता है। तो एक वर्चुअल वाला केस भी होता है, तो वर्चुअल एंड एनलार्ज होता है। हाँ सर ये भी तो मिलता है, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि वर्चुअल भी हो और छोटी साइज का भी हो। तो वर्चुअल एंड डिमिनिश जो है वो हमने नहीं देखा, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए, कि भाई कैन नॉट बी ऑब्टेन। तो वर्चुअल एंड डिमिनिश, बहुत ही प्यारा सवाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्यों देखने को मिलती है। तो कि टिंडल इफेक्ट जो है वो हमारे एक प्यारे सी फिनोमेना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है। क्लियर, आई थिंक सारे के सारे एमसीक्यूज आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, सवालों का बौछार चालू है और फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ हम आगे बढ़े हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n +2 है, बराबर। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत करिएगा, इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूं, देखिए। चलिए एक टेक्निक सीखते हैं। 3 ग्रुप होते हैं, कौन से, एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन और एक होता है अल्काइन। ये टेक्निक को जानने के बाद आई एम डैम श्योर आपकी कभी भी गलती नहीं होगी, कभी भी आप कभी भी कंफ्यूजन होंगे ही नहीं, कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आओगे, बराबर। आपको क्या करना है, तो कि सर ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये तो एक लाइन में लिख दिए। अब सेंटर में आ जाता है CnH2n, बस बात खत्म, बराबर। अब अगर इधर साइड जाओगे लेफ्ट साइड में, तो आपको क्या करना है, तो कि सर थोड़ा बढ़ना है, CnH2n +2,
और इस तरफ जाएंगे तो क्या करना है, तो कि सर CnH2n-2 इधर एक साइड में ऐड करना है और इधर माइनस करना है। क्लियर? जब लेफ्ट साइड में जाते हैं, जब वो पावर वाला आपने देखा था कि लेफ्ट साइड में हम जब जाते हैं तो नंबर को बढ़ाया जाता है पावर इंक्रीज करने के लिए, राइट साइड में नंबर को कम किया जाता है। वो फंडा तो याद ही है हमें, इसलिए ये फंडा भी याद रह जाएगा कि अल्कीन को सेंटर में रखो CnH2n के तौर पर, फिर जैसे ही लेफ्ट में जाओगे ऐड हो गया, राइट में जाओ तो माइनस हो गया। सिंपल, याद रह जाएगा, लाइफ लॉन्ग आपको ये याद रह जाएगा कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में फॉर्मूला कौन कौन सा होगा, कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। इनकेस फिर भी आपको लग रहा है कि सर मुझे एग्जाम के टाइम पर एंजाइटी हो गई, याद नहीं आ रहा है, उस वक्त मैं क्या करूं? उस वक्त आप सिंपल सा जो भी पूछा गया, जैसे अभी हमें अल्केन पूछा है तो अल्केन का कोई नंबर इमेजिन कर लो, जैसे कि अल्केन का एक मेंबर है प्रोपेन, बराबर, तो आप प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना दो। तो सर प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन, बराबर, तो ये क्या हो गया, C3 हो गया, है ना। अब हाइड्रोजन कितने आएंगे, तो कि सर यहाँ पर हाइड्रोजन 3 आएंगे, यहाँ पर 3 आएंगे और यहाँ पर 2 आ सकते हैं, तो ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। तो इसका मतलब 3 का डबल क्या हो गया, 6, तो कि 6 + 2 मतलब कि सर CnH2n+2 आएगा। तो आप कोई मेंबर को इमेजिन करके भी ये फॉर्मूला का आंसर ला सकते हो। आई होप अब आपको ये 7th वाला कोई भी अब पता चल गया ना, ये क्या है, तो कि सर अल्केन है, तो ये क्या होगा, अल्कीन होगा और ये अल्काइन का फॉर्मूला है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं और बोला गया है कि वो पैरेलल में है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या होगा। अब इन सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या होगा, इन सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टर मैं ऐसे आंख बंद करके भी बोलूं ना तो भी आंसर आ जाएगा कि 1 है। मैंने कुछ भी ना करके, ना सॉल्व किया ना कुछ किया, डायरेक्ट मैं बोल दूंगा कि उसका आंसर 1 आएगा। पूछो क्यों? सर जादू मंत्र जानते हैं ना, सर पहले सॉल्व करके बैठे होंगे, इसके लिए ना मुन्ना। आपका एक लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगाना है कि जो पैरेलल कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर है, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टर की जो टोटल वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टर की जो वैल्यू है, वो वैल्यू आपके जो गिवन रेजिस्टर है उसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे भी कम होगी। क्या बोला गया है, शांति से पढ़िए। थियरी में ये गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसमें गिवन है कि सीरीज कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर है वो आपकी जो हाईएस्ट नंबर की वैल्यू है, R1 R2 R3 में जो हाईएस्ट नंबर है उससे भी ज्यादा होगा। किसमें? सीरीज में। पैरेलल में क्या है कि जो लोवेस्ट वैल्यू है, जो स्मॉलर वैल्यू है, उससे भी छोटा रेजिस्टर होगा। किसमें? पैरेलल कनेक्शन में है। तो 2 से छोटा नंबर सिर्फ 1 है, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये बोला। लेकिन हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि हम हवाबाजी नहीं करते हैं। चलिए तो जरा सॉल्व करते हैं। तो कौन कौन सा नंबर था, 2, 6 और कौन सा था, 2, 3 और 6। ओके बराबर। तो पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/r = 1/2 1/3 + 1/6, यही था। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो कि सर इसका एलसीएम जो है वो निकल के आता है 6। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, 3 को 6 से और 6 को तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ जाता है, 1/r = 6/6। तो r की वैल्यू भी 6/6, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर? चलिए डन। तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो या तो सॉल्व करके भी। अगर आपका डायरेक्ट बात चमकती है तो वेरी गुड, नहीं तो आप इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, चलो डन। तो ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर सॉल्व हो गए। आगे बोलते हैं कि हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जहां पर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। कहां पर होगा भाई, लंग्स में होता है। और कहां पर होगा, ठीक है, हार्ट मत लिख देना, हार्ट पंपिंग करता है, ऑक्सीजन देने का काम लंग्स करता है। ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने गलती से लिख दिया कि सर जी किडनी, तो उनको हम अपने हाथ से नमस्कार करेंगे कि भाई किडनी कैसे लिख सकते हो तुम, इतने गलत। वो बोलते हैं ना सुपर 30 में, वो मोयो इतना गलत कैसे हो सकता है भाई, बस यही है, ऐसे ही गलती ना कर देना। चलो आगे बोला गया है कि पी प्लांट है कैपिटल टी और शॉर्ट पी प्लांट है स्मॉल टी। इनको जब हाइब्रिडाइज करते हैं तो एक टॉल प्रोजेनी क्रिएट होती है। और बिकॉज टॉल प्रोजेनी मतलब कि जो एक प्योर टॉल और एक प्योर शॉर्ट, 2 जीन्स को जब कंबाइन किया तो उनके जो चिल्ड्रंस प्रोजेनी मिली वो प्योर टॉल थी। मतलब कि प्योर तो नहीं लेकिन सारे के सारे टॉल प्रोजेनी थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर टॉल कैरेक्टर कैसा है, तो कि टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट था, इसीलिए तो वो एक्सप्रेस हुआ है आगे। क्लियर? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
बोला गया है कि कौन सा मिरर जो है वो आपका यूज होता है कहां पर, हेडलाइट्स ऑफ द कार। तो कि सर जी कॉनकेव मिरर यूज होता है। इसमें भी बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि ये जो गाड़ी है 4 व्हील है बराबर, उनके जो आगे जो हेडलाइट होती है ना वहां का जो मिरर है दैट विल बी कॉनकेव, और जो साइड व्यू मिरर है यहाँ पर जो मिरर्स होते हैं दैट इज द कॉन्वेक्स बराबर। तो आगे जो मिरर है वो कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, चलो फिर बोला गया है कि इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, तो कि 2 8 2 2 8 10 10 और 2 12 12 नंबर का एलिमेंट कौन, मैग्नीशियम। क्लियर, चलो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है हमारा कौन सा, तो कि सर ट्रू और फॉल्स में से है। ट्रू और फॉल्स में से पहला है एक्वा रिजिया, जिसका मिक्सचर है 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में है लेकिन बड़े काम की चीज़ है, इसके ऊपर से एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आप पढ़िएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन है कि एक सुनार के पास कोई वेट कराता है लेकिन फिर पता चलता है कि वो वेट जो है वो कम हो जाता है क्योंकि गोल्ड को डिसॉल्व कर देते हैं एक्वा रिजिया में। तो वो सॉल्यूशन कौन सा था वही पूछा था। क्वेश्चन 3-4 लाइन का है लेकिन है सिंपल सा लॉजिक कि वो जो गोल्ड है वो डिसॉल्व हो जाता है एक्वा रिजिया की वजह से, सिंपल दैट्स इट। तो 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड ही उसमें होता है, उसी मिक्सचर को एक्वा रिजिया बोला जाता है। बेसिकली क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, ये 3 पार्ट और ये 1 पार्ट, इतने पार्ट में अगर इसको लेते हैं तो वो एक्वा रिजिया बना देता है बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन टेक प्लेस होता है व्हेन फर्टिलाइजेशन। अगर हाँ भाई ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू था, और क्या बात है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है बिकॉज एक्चुअल सनराइज इज सीन लेटर देन द एक्सपेक्टेड टाइम। इसको ध्यान में देखिए कि लेटर जो एक्चुअल टाइम है उससे डिले थोड़ी ना होता है, अर्ली सनराइज होता है, जल्दी होता है, अर्ली में होता है बराबर। तो ये अर्ली सनराइज होता है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फॉल्स। पहला वाला ट्रू, दूसरा वाला ट्रू, तीसरा वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। डन, चलो तो 2 ट्रू थे और 1 फॉल्स था। इसी के साथ ये ट्रू फॉल्स के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। H+ का सेपरेशन होगा HCl में से, हाँ होता ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है बराबर। बट यहाँ पर बोला गया कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर, एकदम सही बोला है। पानी प्रेजेंट होगा तभी तो HCl में से H+ निकलेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 1 वर्ड या 1 सेंटेंस सवाल है कि मिसमैच्ड पैर ढूंढिए। पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, जी हाँ। पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रेनालिन नहीं, एड्रीनालिन ग्लैंड यूज होती है बराबर, एड्रीनल ग्लैंड होती है जो एड्रेनालिन को यूज करेगा। तो ये 2 वाला जो है वो आपका मिसमैच पैर हो जाएगा। ओवरी एस्ट्रोजन वो तो सही है। आगे मेंडल का एक एक्सपेरिमेंट था पी प्लांट के ऊपर। आर द टॉल प्लांट्स ऑब्टेन इन F1 जनरेशन जेनेटिकली प्योर लाइक टॉल प्लांट्स ऑफ द पेरेंटल जनरेशन, व्हाई। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फिर से पढ़ते हैं जरा कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जो पी प्लांट्स के अंदर जो सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिलते हैं ऑब्टेन हुए हैं F1 जनरेशन के अंदर बराबर, वो जेनेटिकली प्योर लाइक द टॉल प्लांट्स ऑफ द पेरेंटल जनरेशन। मतलब पूछा गया है कि क्या वो अपने पेरेंटल जनरेशन में, क्वेश्चन समझ में आया, फिर से समझाता हूँ कि बेसिकली क्या बोला गया है यहाँ पर। समझते हैं कि ये जो हमने पी जनरेशन पसंद करी थी, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे, फिर F1 में भी टॉल मिले, लेकिन पेरेंट में वो ये टॉल थे, प्योर टॉल थे, लेकिन जो हमें जो मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या वो जेनेटिकली प्योर है, ऐसे है, तो कि नहीं ऐसे नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर, और वही पूछा है कि क्वेश्चन में वही पूछा है कि भाई क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर उसके बाजू में प्योर रिसेसिव जीन्स भी है बराबर, प्योर शॉर्ट जीन्स भी है, और इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन कराते हैं, इसलिए मिक्सचर में आता है बराबर। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन में दोनों ही चीजें मिलती है, इसलिए वो आपको प्योर नहीं मिलते, इम्प्योर मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे बोला गया है आइरिस का फंक्शन क्या है। आइरिस जो है वो आपके प्यूपिल को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? प्यूपिल को कंट्रोल करता है। और ये प्यूपिल क्या करता है, आगे जाके अपने लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आइरिस प्यूपिल को कंट्रोल करता है, मतलब कि एक तरह से लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। आगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताना है, बट इन फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। यही तो हमें चाहिए था भाई, फॉर्मूला ही डायरेक्ट बोल देना है। क्लास में आपको नहीं लिखवाते कि भाई 10-10 बार लिखो, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करो, तब तो बड़ी आलस आती है आपको। अब देखो सीधा ऐसा नंबर मिल जाता है आपको बराबर। क्या हो जाएगा? हीट का फॉर्मूला I² RT
डन, डायरेक्ट आप लिख सकते हो h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। चलो कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दैट इज अवर मैच दी फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? रेगुलेट करता है शुगर को। हाँ, यस, बराबर, सी आंसर। एड्रेनालिन क्या काम करेगा? हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए तो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। फिर हर्बीवोरस, हर्बीवोरस में क्या आएगा? टाइगर, ह्यूमन नहीं सर, डियर आएगा। और कार्निवोरस में ऑब्वियसली टाइगर ही आएगा। आपको ये ना बोले कि सर मैं तो खाता हूँ, मुर्गी मच्छी सब मैं तो खाता हूँ, तो मैं भी तो आया इन जनरल ह्यूमन। तुम्हारे अकेले की बात नहीं कर रही है बालक, सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तुम हर रोज थोड़ी ना खाते हो, मिक्स हो, तो तुमको हम कार्निवोरस नहीं बोलेंगे ना हर्बीवोरस बोलेंगे। हमको क्या बोला जाता है? हमको बोला जाता है ओमनीवोरस, ठीक है? तो जो बच्चे कोई नॉनवेज खाता है तो ये ऐसा ना कंसिडर करे सर ह्यूमन भी तो खाते हैं, लेकिन बेटा तुम रोज थोड़ी ना बकरा काटने जाओगे। समझ में आ रही है बात? रोज थोड़ी ना तुम वो शेर और बाघ की तरह चीज शिकार पर निकलते हो कि चलो आज कौन से ऑर्गेनिज्म को मार के खाए हम, ऐसा नहीं करेंगे ना, राइट? तो ह्यूमन जो है वो कार्निवोरस नहीं है, वो कौन सा एनिमल है? ओमनीवोरस एनिमल है। चलिए आगे, तो आंसर क्या आएगा? सी ए, और इसमें भी सी ए। क्या बात है, सी ए, राइट? चलिए क्लियर। तो सेक्शन ए समाप्त होता है यहाँ पर, और अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी की ओर, ठीक है? चलिए, तो सेक्शन बी में पहला जो सवाल है वो पूछा गया है कि सब्सटेंस एक्स कौन सा होगा जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। डायरेक्ट इंटेक्स का क्वेश्चन है। कौन सा है भाई? सब्सटेंस एक्स कैल्शियम ऑक्साइड। फिर बोला गया है उसका वाटर के साथ रिएक्शन, तो जैसे ही हम उसको पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? CaOH ट्वाइस, मतलब कि स्लेक्ट लाइम मिल जाएगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट इंटेक्स का क्वेश्चन है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की सल्फाइड में से अगर आपको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो रोस्टिंग, कार्बोनेट में से अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कैल्सिनेशन। एक में एक्सिस एरर होता है, दूसरे में कम एयर यूज किया जाता है। सिंपल से 2 पॉइंट्स आप उसको लिख सकते हो, फिर एक एक रिएक्शन लिख देना, आराम से आपके मार्क अचीव हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और यहाँ पर ये एब्सेंस में होगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, यहाँ पर आपको कम एनर्जी मिलती है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, यहाँ पर इथेनॉल निकलता है, तो ये सारे उनके एनारोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे सवाल पूछा गया है कि 2 एडवांटेजेस पूछे गए हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। तो वेजिटेटिव जो पार्ट होते हैं रूट स्टेम लीफ में से, अगर आपने रिप्रोड्यूस करवाया है दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और इसमें क्या होगा तो कि आपके सीडलेस प्लांट मिलने के चांसेस हैं ऊपर के। उसके बाद क्या होगा तो कि उसके बाद आपका जो टाइमिंग है वो जल्दी हो जाएगा कंपेयर टू जो सीड में से प्लांट आते हैं। वो वैरायटी भी अच्छी मिलती है, जेनेटिकली वेरिएबल प्लांट भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। और उनमें से आपको सिर्फ 2 पॉइंट यहाँ पर लिखना है। डायग्राम ड्रॉ करना है, सीधा सीधा डायरेक्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। फ्लावर का जो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन था ना, इस तरह से फ्लावर बताया है, बराबर। ये जो फ्लावर ड्रॉ किया है वही डायग्राम आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं, प्रॉपर लेबल के साथ। याद रखिएगा कि डायग्राम में कभी भी आर्टिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, सही बनने की जरूरत है और लेबल करेक्ट करने की जरूरत है। आपने डायग्राम बहुत ही अच्छा, मतलब इससे अच्छा फ्लावर रियल में भी ना हो, इतना अच्छा भी आपने बना दिया तो भी मार्क नहीं मिलेगा आपको। रीजन आपने लेबल नहीं किया था। तो अगर आपने नॉर्मल डायग्राम है, लेबल सही से किया है तो आपके मार्क आ जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रेशा नाम की एक लड़की है जिनके पास स्पेक्टिकल है -20 डायोप्टर, मतलब -2 डायोप्टर के पावर है, बराबर। उस बेचारी को कोई तकलीफ है इसलिए वो चश्मे पहनती है। तो हमें ये देखना है कि ये जो प्रेशा जी है हमारे, वो प्रेशा जी को क्या है कि विच काइंड ऑफ आई डिफेक्ट, उस बेचारी को क्या तकलीफ है। तो कि सर लड़की है और छोटी बच्ची ही होगी ऐसा हम मान के चले तो शायद से ये मायोपिया ही होगा, लेकिन हम ऐसे मान के नहीं चलेंगे, हम प्रॉपर प्रूफ के साथ जाएंगे कि सर जी यहाँ पर -2.0 डी है, इसका मतलब फोकल लेंथ माइनस हो जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस में रे जो लाइट रे है वो इस तरफ जाती है, मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। लेकिन कॉन्केव लेंस के अंदर ये रे डायग्राम इस तरफ से जाता है, मतलब ये जो है वो कौन सा लेंस है तो कि सर ये कॉन्केव लेंस है। अब ये कॉन्केव लेंस है तो कौन सी डिफेक्ट होगी तो कि सर ये मायोपिया होगा। कौन सा डिफेक्ट होगा? मायोपिया होगा, ठीक है।
तो इनको मायोपिया हुआ है। और लेंस कौन सा होगा, कॉन्केव लेंस होगा, बराबर। फिर बोला गया है कि साइंटिफिक रीजन क्या क्या हो सकते हैं, तो कि 2-3 दिन से हम कॉन्केव के ऊपर ही डिस्कशन कर रहे हैं ज़्यादातर, कि जो लेंस है उसके इन फ्रंट ऑफ रेटिना मिलता है, उसका जो आईबॉल्स है वो बड़ा हो जाता है और उनके नियर पॉइंट जो है उनके अंदर चेंजेस आ जाता है, वो थोड़ा दूर चला जाता है, लेंस जो है वो थिक रह जाता है। ये 2-4 आप रीजन आपको लिखने पड़ेंगे। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 में लेबल्ड डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रिकल सर्किट का। सर्किट का डायग्राम बनाना है, बैटरी है, फिर क्या क्या है, तो कि सर बैटरी है, बल्ब है, बराबर। तो पहले तो हमें बोला गया है कि सर बैटरी भी है, बल्ब भी है। तो बैटरी है तो पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल बैटरी बन गया। फिर उसके बाद बोला गया है बल्ब है, फिर बोला गया है ए मीटर है, तो ए मीटर जो है वो आपका सीरीज में ही ज्वाइंट होगा, इसलिए ए मीटर। प्लग के लिए बोला गया है कि वो क्लोज्ड है, बराबर। तो कि प्लग की कैसी है, क्लोज्ड है, तो प्लग की क्लोज्ड हो गई, बराबर। उसके बाद सो द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, और करंट की पोजीशन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब कि ये डायरेक्शन में वो करंट फ्लो होता रहेगा। क्लियर। तो पूरा डायग्राम हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। जरा देख लेना, सर्किट प्रॉपर दिख रहा होगा, विजिबल होगा। 1 मिनट, सॉरी। क्लियर। अब डन। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा और उसका यूनिट क्या होगा। तो कि सर इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को आप क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला हो गया। और यूनिट क्या है, एक साइंटिस्ट है आंद्रे मैरी एम्पियर, उन्हीं की याद में हमने क्या कौन सा करंट रखा, उसका यूनिट रखा था एम्पियर। एक और यूनिट है उसका बोला जाता है वोल्ट पर सेकंड। कैसे, सॉरी, कूलम्ब पर सेकंड। क्या यूनिट है उसका, कूलम्ब पर सेकंड, ये भी उसका यूनिट है। सर ऐसा कैसा, कूलम्ब पर सेकंड, हाँ, क्योंकि इसका कूलम्ब और इसका सेकंड, तो कूलम्ब पर सेकंड भी बोला जाता है, एम्पियर भी बोला जाता है। एक आध क्वेश्चन कहीं पर है कि कूलम्ब पर सेकंड उसका यूनिट होगा कि नहीं, ट्रू फॉल्स में या फिर एमसीक्यू में, कि कौन सा होगा, इस तरह से ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलो आगे बढ़ते हैं कि वाई डज कंपास नीडल डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर द बार मैग्नेट। क्यों, क्योंकि मैग्नेट के पास से जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और उसी वजह से मैग्नेटिक जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट करती जाएगी, बराबर। फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सर नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो वो वेस्ट इजीली डिकम्पोज नहीं होंगे, तो ये हमारे पॉल्यूशन को क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे जो अर्थ के ऊपर डिकम्पोज नहीं होंगे तो वो पड़े रहेंगे, तो वो एक तरह से पॉल्यूशन को बढ़ावा करेंगे, अमाउंट ऑफ कचरा बढ़ाएंगे, प्लस हार्मफुल रिएक्शन होगी, तो इंसानों को, एनिमल्स को, किसी को भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलिए देन आगे बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन की ओर कि अगर ओजोन का डिप्लेशन होगा तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो कि सर आपको CFC का यूज़ नहीं करना है, ग्रीन हाउस गैसेस का यूज़ नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आपको करनी है ताकि आपका ओजोन का लेयर जो है वो डिप्लेट होने से बच सके। फिर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, हीमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन को बाइंड करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 क्वेश्चन, जो कि है क्या बोला गया है, गिविंग द नेम स्टेट द रूल एंड यूज टू फाइंड द डायरेक्शन of the force acting on the straight current carrying conductor placed in a magnetic field। मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड में हमने कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सपोज कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैंने कोई करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, तो कि उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और उसके लिए जो रूल होगा वो रूल कौन सा होगा, तो कि सर उसका नेम बताना है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उसका नाम। अब उस रूल को आपको समझाना भी है, तो वो रूल क्या बोलता है कि आपको ये जो फिंगर्स है, आपके 4 फिंगर है, थंब है और आपके सेकंड फिंगर है, उन सभी को आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखना है, जिसमें फर्स्ट जो फिंगर है वो आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो सेकंड फिंगर है वो आपको करंट की डायरेक्शन बताएगा और ये जो थर्ड फिंगर है वो आपके मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताएगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर सपोज कि यहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ मतलब कि अपर डायरेक्शन में हो और करंट जो है वो इस तरफ हो, तो ये जो फोर्स है वो
किस तरफ लगेगा, मेरी साइड लगेगा, मतलब कि कंप्यूटर की तरफ लगेगा। क्लियर? तो इस तरह से आप फोर्स को फाइंड कर सकते हो। कौन से रूल की तरफ से? तो कि सर उस रूल को बोला जाता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। कंप्लीट। इसी के साथ सेक्शन सी का जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेक्शन सी पर आते हैं अभी, बराबर। सेक्शन ए और बी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे सेक्शन सी को देखते हैं। 3rd मार्क के क्वेश्चंस हैं हमारे सारे। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है? रिएक्शन के ऊपर है। बोला गया है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा? एक जगह से अपनी एलिमेंट जो है वो एक मॉलिक्यूल अपने जगह को डिस्प्लेस कर देता है, बराबर। और मतलब कि जो मोर रिएक्टिव आयन है, जो मोर रिएक्टिव आयन है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने जगह से डिस्प्लेस कर देता है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर पूछा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है आयन्स अपनी जगह को एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर NaCl लिखा है और H2SO4 लिखा हुआ है, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा? तो कि NaCl नहीं होगा, NaOH होगा, क्योंकि ये सॉल्ट हो जाता है ना यहाँ पर। अगर मैंने यहाँ पर NaOH लिखा और H2SO4 लिखा तो मुझे रिजल्ट में क्या मिल सकता है? तो कि सर रिजल्ट में मुझे NaSO4, Na2SO4 और H2O, मतलब कि क्या हुआ? तो कि आयंस ने अपनी जगह जो है वो डिस्प्लेस कर दी है, तो इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आगे हमें पूछा गया है क्या पूछा गया है कि नेक्स्ट पार्ट क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, बराबर। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है वो देखना है, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो मैंने अभी आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या है, एक सिंगल एलिमेंट जो है, किधर गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा। यहाँ पर क्या है? तो कि सर एक सिंगल एलिमेंट जो है वो आपका डिस्प्लेस कर रहा होता है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 आयन डिस्प्लेस करते हैं। अब उनके इक्वेशन से आपको बताना है, तो इक्वेशंस हम एक लिख लेते हैं। सपोज कि हमारे पास Na2SO4 है, बराबर। वो Na2SO4 की रिएक्शन हम करते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ। तो अब यहाँ पर ये आयन इसकी जगह ले लेगा, तो हमारे पास बन जाएगा NaCl, मतलब कि यहाँ से आयन जो है वो डिस्प्लेस कर चुके हैं। और दूसरा जो रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? BaSO4। तो ये जो है वो हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, और आयन्स दोनों एक्सचेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक और चीज है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के समझाने के लिए, जैसे कि ये हमारा कॉपर है, उस कॉपर की रिएक्शन हम HCl के साथ करते हैं, बराबर। रुकिए, कॉपर एलिमेंट की रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि ये H से कॉपर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए क्या होगा? तो कि सर इसलिए हम यहाँ पर CuCl2 और हाइड्रोजन मिलेगा। एक और एग्जांपल इसमें देख सकते हैं कि Na और H2SO4 जो है वो यहाँ पर क्या बना देंगे? Na2SO4 और H2 बना देंगे, बराबर। तो ये दोनों ही जो है वो उसके एग्जाम्पल है। किस चीज़ के एग्जाम्पल है? तो कि सर ये दोनों ही हमारे मेटल और उसके रिएक्शन के एग्जाम्पल है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे 39 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि अलग अलग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। हमें पता है कि सोडियम जो है बहुत ही विगरसली रिएक्ट करता है, ब्लास्ट हो सकता है हवा के साथ। तो हवा के साथ कांटेक्ट कम करने के लिए उसको केरोसिन के साथ क्या किया जाता है? रखा जाता है, केरोसिन में इमर्स करके रखा जाता है। फिर बोला गया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब ऐसे ऑक्साइड्स कि जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हो और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हो, कि जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, ऐसे एलिमेंट को बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और हमारे एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? एग्जाम्पल होंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे एलॉयज का मतलब क्या होता है? एलॉयज का मतलब होता है एलॉयज का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट या ऐसे मिक्सचर्स जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के हैं, बराबर। तो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के
मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर्स को बोला जाता है एलॉयज। एग्जाम्पल्स हमें बोला गया है तो कि ब्रास है, फिर ब्रॉन्ज है, सोल्डर है, ये जो सारे हैं वो उनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, ये सब हमारे एलॉयज के एग्जाम्पल है। और एलॉय क्या है? एक तरह का मिक्सचर है जो कि मेटल और नॉन मेटल से बना होता है। क्लियर है हमें चीज़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड को बताना है, किस तरह से बताना है कि उनके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझाने हैं हमें, और क्या बताना है कि उनके अंदर कौन से आयंस प्रेजेंट है। अब आयंस कौन कौन से प्रेजेंट है? एक तो सोडियम आयन प्रेजेंट है, एक तो मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन आयन प्रेजेंट है। ठीक है, इतने एलिमेंट्स उनके अंदर प्रेजेंट है। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि उनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताना है। चलो यस, कि सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन आपको बताना है। किस तरीके से फॉर्मेशन बताना है? फॉर्मेशन बताना है हमें बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो कैसे बताएंगे? जैसे कि हमारे पास यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड प्रेजेंट है। अब ये सोडियम ऑक्साइड को हम किस तरह से बताते हैं? तो कि सर सोडियम को पहले तो हमें उसके हमें पता है कि वो 281 है, इसका मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। फिर ऑक्सीजन जो है वो 26 है, इसका मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये मेटल है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। लेकिन ऐसा अब यहाँ तो इस ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन मतलब कि ऑक्टेट की ज़रूरत रहती है। तो ये क्या करेगा? दूसरा जो सोडियम है उससे भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर लेगा। तो एट द एंड रिजल्ट में हमें क्या मिला? तो कि सर सोडियम पॉजिटिव आयन मिला और ऑक्सीजन जो है और सोडियम ऐसे एक नहीं, हमें ऐसे सोडियम 2 मिले, जबकि ऑक्सीजन जो है वो हमें नेगेटिव आयन मिला और यहाँ पर हमारे पास उसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम में से आएंगे। तो इस तरह से हमारा जो सोडियम है वो 2 एलिमेंट और ऑक्सीजन के 1 एलिमेंट जो है वो कंबाइन होता है। आई होप आपको ये पिक्चर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से ये चीज़ें जो है वो बतानी है। डन? नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किसके बारे में? अब हम उसके बारे में मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कौन सा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए क्या है? तो कि जो मैग्नीशियम एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 282, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर स्टेट में। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन का अभी हमने देखा था कि 26 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कि क्या है? उनके 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा, मैग्नीशियम जो है वो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन है वो 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल उसके 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मैग्नीशियम से मिलेंगे। तो ये टोटल कंपाउंड क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताता है। आई होप ये पिक्चर अभी आपको क्लियर हो ही होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा? कि 40 क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 41 की तरफ। 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 41 क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि आपको क्या करना है? तो कि 41 वाले क्वेश्चन में मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन और उसके फंक्शंस बताने हैं। तो कि मेन पार्ट कौन कौन से हो गए ब्रेन के? तो कि सर फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया और हिंड ब्रेन हो गया। ठीक है, फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम है जो कि थिंकिंग करने का पार्ट करता है। मिड ब्रेन जो है वो हार्मोनल्स कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन जो है वो हमारे मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों ही आपके इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। हर किसी के बारे में आपको डिटेल समझानी है। आई होप ये चीज़ें सिंपल होगी आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द एसेक्सुअल, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज है कि जो हमें वेरिएशन देता है, इसके जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन हम आगे वाले पेपर में भी कंप्लीट कर चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज होता है कि उनके अंदर हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, गैमेट्स देखने को मिलते हैं, प्लस जो है वो वैरायटी देखने को मिलती है। और दूसरा क्या है? तो कि सर मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर होते हैं, जबकि पेरेंट्स के दोनों कैरेक्टर्स आपको ट्रांसफर होते हुए दिखेंगे। कहाँ पर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्निक में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें एसेक्सुअल में देखने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलती है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं फ्लावर के, और
बताना है कि द टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन देम, मतलब कि रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं। तो कैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट दो होते हैं, एक होता है स्टेमेन और दूसरा क्या होता है, तो कैसे दूसरा होता है पिस्टिल। स्टेमेन के अंदर क्या क्या होगा, तो कैसे एंथर होता है और फिलामेंट होता है। और पिस्टिल के अंदर क्या होगा, पिस्टिल के अंदर होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओके, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इसमें क्या होगा, एंथर और फिलामेंट होगा। ठीक है, स्पेलिंग ठीक से लिख दो। अगर आपको, वैसे तो आपको पता ही है, इसलिए मैं स्पेलिंग थोड़े रफली ही लिख रहा हूँ, लेकिन इफ़ फॉर योर नोट्स पर्पस हम स्पेलिंग को थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। क्या है कि हर एक चीज़ को प्रॉपर लिखने जाएंगे तो इट क्रिएट वेरी लॉन्ग वीडियो, और मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम कम बिगड़े और आपको कम टाइम के अंदर पूरा सॉल्यूशन मिल जाए। इसके लिए कहीं कहीं पर मेरे नोट्स में थोड़ा रफ नोट्स ही लिखिए, सो दैट कि ये लिखने में टाइम ना जाए। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और आई सजेस्ट कि आप यूट्यूब पर जितना कम हो उतना टाइम यूज़ करें, जितना आपको समझ में आता है उतना यूज़ कर लीजिए, फिर बाकी का आप खुद से नोटबुक में से पढ़िए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद से भी पढ़ना होगा। सिर्फ वीडियो देखने से आपको चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएगी, इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाता है, एंथर और फिलामेंट। पिस्टिल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएंगे। हर किसी के बारे में आपको लिखना है कि यहाँ पर मेल गैमेट होता है, ये फीमेल गैमेट, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है, और यो क्या बोलते हैं, ओव्यूल होगा, और इसके अंदर जो है क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। तो मेल गैमेट यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। आगे अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ है कि टाइप्स ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन देम, मतलब कि रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर फ्लावर के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा जो होता है वो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बराबर, तो यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है आइदर स्टेमेन होगा या पिस्टिल होगा, जबकि बाइसेक्सुअल में क्या होगा, दोनों होता है, जैसे कि हिबिस्कस के अंदर होता है। आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में जानना है कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके लॉज। तो कि लाइट जो है वो कोई भी पॉलिश्ड सरफेस पर टकराए और वो यहाँ से बाउंस बैक हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि जहाँ पर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करके चली जाती है, मतलब कि बाउंस बैक होके चला जाता है। अब यहाँ पर जो पॉइंट पर वो बाउंस बैक हुआ है उस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल, और इसके साथ जो एंगल कनेक्टेड होगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसके साथ जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और सेम होता है। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा, देन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों जो है वो एक सिंगल प्लेन में होंगे। दैट इज ऑल योर अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर, सिंपल सी चीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमें कि नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करना है कॉन्केव मिरर का, कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है, फिर वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो ये डायग्राम आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या करना है, सिंपल सा आपको जो जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर बताना है। एक बार मिरर देख लेते हैं कौन सा मिरर है, तो कि सर ये कॉन्केव मिरर है। बराबर, कॉन्केव मिरर के अंदर ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के अंदर ये P है, ये F है और ये C है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये पहली लाइन मेरी जाएगी F से और दूसरी लाइन जो है वो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बराबर, कहाँ पर जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जैसे ही ये मैं F से यहाँ से पास करूँगा तो यहाँ पर मेरा जो है वो कहाँ पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है वो आना चाहिए यहाँ पर मेरा इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, ये थोड़ी लाइन विदाउट स्केल अप करोगे तो इसके लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया, यहाँ से मेरी P, ये मेरा जो है F और ये मेरा C हो जाएगा, जहाँ पर P, F और F और C का डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट कहाँ से होगा, C में से, तो जैसे ही ये F में से पास होगा तो ये कहाँ पर इमेज क्रिएट करेगा, यहाँ पर। बराबर, तो ये A और B आपका इमेज ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये A डैश और B डैश क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो C पर ही मिलने वाला है। ये डायग्राम आपका थर्ड है जो कि आपको करना है। चलिए
आगे क्लियर है इतनी चीज़ें। अब आगे बहुत प्यारी चीज़ है, एक न्यूमेरिकल है बहुत ही सिंपल सा, बराबर, कि एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर 3 रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, तीनों की वैल्यू दी गई है 5, 10 और 30 ओम, बराबर। और हमें ये बोला गया है कि आपको उनके बैटरी जो है वो 12 वोल्ट कनेक्टेड है। अब हालांकि ये न्यूमेरिकल होना चाहिए था आपका डायग्राम के साथ, जहां पर आपको मेंशन करना चाहिए था कि R1, R2 और R3 की जो वैल्यू है वो कौन कौन सी है, मतलब सीरीज वाली है या पैरेलल वाली है। और टेक्स्ट बुक में ऐसा ही एक न्यूमेरिकल है जो पैरेलल सर्किट के हिसाब से सॉल्व होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है, इसलिए हम उसको हमें अभी ज़रूरत नहीं है तो हम उसको डायरेक्ट सॉल्व कर ही सकते हैं, क्योंकि डेटा ऐसा है। समझते हैं कि करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर के पास कितना करंट जाएगा। तो हमें पता है कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V = IR, तो I = कितना हो जाएगा V/R, बराबर। तो अगर I = V/R हम करें तो हमारे पास अलग अलग करंट आ जाएंगे, कौन कौन से, जैसे कि हमारे पास R1 की वैल्यू 5 ओम है, बराबर। तो VI1 कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू I1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, तो कि सर V/I क्या हो जाएगा, V/R वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, क्योंकि V की वैल्यू 12 है और R की वैल्यू 5 है, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 12/5। फिर I2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, I2 की वैल्यू हो जाएगी 12/10, बट अगर ये हम इसको 5 से कट करें तो ये 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा और ये 2 6 ज़ा हो जाएगा, बराबर। तो इसको मैं 6/5 भी लिख सकता हूँ। फिर I3 की जो वैल्यू है वो 30 है, तो 12/30 हो जाएगा उसका आंसर, लेकिन 6 2 ज़ा और 6 5 ज़ा अगर हम करें तो ये 2/5 इसका आंसर बन जाता है। तो इंडिविजुअल रेजिस्टर की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, तो कि सर 12/5 आएगी। फिर क्या आएगा, तो कि सर दूसरा जो है वो 6/5 है और तीसरा जो है वो कौन सा है, 2/5 है। तो ये 3 आपके रेजिस्टर हो जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। क्लियर है इतना। अब हमें क्या बोला गया है, हमें ये बोला गया है कि आपको जो है वो क्या करना है, आपको काम करना है इनके टोटल रेजिस्टेंस को ढूंढना है। क्या बोला गया है, सॉरी, टोटल करंट को ढूंढना है, टोटल करंट को ढूंढना है। तो टोटल करंट का मतलब होता है ये इंडिविजुअल हो गए, अब इन्हीं तीनों को अगर हम सम कर दें तो मुझे टोटल करंट मिल जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने सबको 5 में डिनोमिनेटर कॉमन रखा है, तो मैं आराम से यहाँ से डिवाइड बाई 5, कॉमन डिनोमिनेटर है 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18, 18 + 2 कितने हो जाएंगे, 20। तो ये 5 4 से कटेगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 4 एम्पियर। ये मेरा टोटल करंट आ जाएगा, कितना होगा, 4 एम्पियर। जबकि इंडिविजुअल्स करंट कितने आए, पहला जो I1 है, फिर ये I2 है और ये I3 है। तो हर किसी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है। इज दैट क्लियर? ओके। फिर बोला गया है टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो कि हमारे पास टोटल करंट है 4 एम्पियर और टोटल वोल्टेज जो है वो V है, बराबर। तो हम सीधा V = अगर हम IR लगाए तो R की वैल्यू पूछी गई है हमें, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, तो कितना होगा, V/I, मतलब कि आपका हो जाएगा कितना, 12/4, दैट इज इक्वल टू 3 ओम। क्लियर? तो आपका जो टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो होगा 3 ओम के बराबर, और टोटल करंट जो होगा वो होगा आपका 4 एम्पियर के हिसाब से। क्लियर? इतनी चीजें हैं। वैसे ये न्यूमेरिकल अगर पैरेलल का होता तो हम इंडिविजुअली पैरेलल सॉल्व कर सकते थे, तो भी आंसर तो इतना ही आता। आपका होमवर्क ये है कि आपको इन तीनों को एज अ पैरेलल सॉल्व करना है, और ये पैरेलल कनेक्शन ही है, ये डैम श्योर है, उसका एक प्रूफ भी है। कैसे? कि आपका जो टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल सर्किट की जो लोवेस्ट वैल्यू है उससे भी कम है। लोवेस्ट वैल्यू है 5 ओम और ये इससे भी कम है। दैट मीन्स कि ये जो है वो पैरेलल सर्किट ही होगी। अगर टोटल जो रेजिस्टेंस है अगर वो मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा आता तो हम मान के चलते कि ये सीरीज कनेक्शन है, ठीक है, लेकिन ये पैरेलल कनेक्शन है, ये इस आंसर से प्रूफ होता है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल जो है वो अब आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप घर जाके इसको प्रॉपर पैरेलल तरीके से पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला लगा के भी एक बार आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर जो है वो दोनों सिमिलर आएगा, लेकिन आपको एक प्रैक्टिस मिलेगी। डन? चलिए आगे सेक्शन सी को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे सेक्शन डी की ओर। सेक्शन डी में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है पहला, कि वॉशिंग सोडा के बारे में बताना है और उसके यूजेस के बारे में बताना है, बराबर। तो
और उसकी प्रिपरेशन लिखनी है। तो वॉशिंग सोडा का मतलब होता है N2CO3, मतलब कि आपका कौन, सोडियम कार्बोनेट। अब अगर आपने सिर्फ इतना लिखा है तो आपका आधा मार्क पक्का कट हो जाएगा, क्योंकि Na2CO3.10H2 आपको लगाना पड़ेगा, बराबर। तो आप बनाओगे कैसे, प्रिपेयर कैसे करोगे कि आपके पास जो बेकिंग सोडा है NaHCO3, उस बेकिंग सोडा को आपको गर्म करना पड़ेगा। जैसे ही आप गर्म करते हो तो उनके अंदर से Na2CO3, फिर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाते हैं। अब जैसे ही ये कंप्लीट होते हैं तो Na2CO3 जो है उसको आपको वापस से क्रिस्टलाइज्ड करना पड़ेगा विथ 10 वाटर मॉलिक्यूल 10H2O। तो आपको जो है वो लास्ट में Na2CO3.10H2O प्रोवाइड करेगा, और ये जो होगा दैट इज आवर वॉशिंग सोडा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से Na2CO3 को 10H2O के साथ कंप्लीट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो हमें जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका वॉशिंग सोडा हो जाएगा। आई होप अब ये चीज़ें जो है और पेपर जो है वो आपको प्रॉपरली क्लियर होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? डन। कोई भी डाउट हो आप कॉमेंट में पूछ सकते हो। एज सुन एज जैसे ही मैं कॉमेंट देखता हूँ मैं प्रॉपरली आपको उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, फिर बोला गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पीएच होता है, इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि स्टमक के अंदर एक एसिड रिलीज होता है जिसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वो हमारे बॉडी में एसिड को इंक्रीज करता है, एसिडिटी क्रिएट करेगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा एसिड बढ़ जाए और अगर कभी हमें इनडाइजेशन हो जाए तो वो जो है वो एसिडिटी क्रिएट कर सकता है या एसिड क्रिएट कर सकता है। इसको रोकने के लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब कि एंटासिड को लेना पड़ेगा। और वो क्या होगा, तो कि सर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर आपकी पीएच जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो आपको बेस को लेके उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। माइनर एसिडिक होता है लेकिन उससे अगर ज्यादा एसिड हो जाए तो ये प्रॉब्लम होगा और उसका सॉल्यूशन यहाँ पर गिवन है। क्लियर? तो ये सारी कहानी आपको यहाँ पर लिखनी है। आई होप ये क्वेश्चन सारे क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं। 47 के बाद 48 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि 4 केमिकल प्रॉपर्टीज जो है हमें बतानी है। किसकी? तो क्या सर मेरी आपकी नहीं, लेकिन एसिड की बतानी है, और वो भी जैसी वैसी नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज को बताना है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे एसिड की अलग अलग हो सकती है। जैसे कि सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं, उसके पहले हमारे दोस्त को बुला लेते हैं ज़रा यहाँ पर। ओके, ये वाला क्वेश्चन हमने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे हमें क्या बोला गया है, आगे हमें बोला गया है कौन से क्वेश्चन के बारे में, अगर आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा होगा, लेट मी रिकन्फर्म इट बाय दिस। एक मिनट, ओके, लेट मी कंफर्म। ओके, आपको प्रॉपर विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 48, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड उसके केमिकल इक्वेशन। तो टोटल केमिकल प्रॉपर्टीज जो है हमें 4 केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है। पहली हम बताते हैं एसिड जो है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, बराबर। तो जब भी कोई एसिड जो है, जैसे कि हम लेते हैं HCl एसिड, उसको अगर हम किसी मेटल के साथ, लेट से सोडियम मेटल के साथ अगर हम उसको रिएक्ट करवाए तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सॉल्ट और H2 मिलता है। मतलब कि एक सॉल्ट मिलेगा और क्या मिलेगा, H2 गैस के तौर पर इवॉल्व होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर हमारे अलग दूसरा पार्ट नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। चलो, उसके बाद बोला गया है हमें सेकंड है 4 रिएक्शन हमें टोटल कंप्लीट करनी है। तो पहली हमने मेटल के साथ कंप्लीट करी, अब दूसरी जो है वो हम मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। किसके साथ कंप्लीट करेंगे? मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, मेटल के कार्बोनेट के साथ। तो जब हम HCl मेटल को HCl एसिड को हम मेटल कार्बोनेट, लेट से हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम HCl और सोडियम कार्बोनेट मतलब के मेटल के कार्बोनेट के साथ, तो ये जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, सॉल्ट। जैसे यहाँ पर आपको सॉल्ट और H2 गैस प्रोवाइड किया था, ये जो है वो हमें सॉल्ट प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो है उसमें आती है, सॉल्ट, वाटर
और कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी रिएक्शन है हमारी एसिड की रिएक्शन किसके साथ, तो कि सर बेस के साथ हम रिएक्शन करते हैं। तो एसिड फॉर एग्जांपल अभी हम H2SO4 एसिड को ले लेते हैं बराबर, और बेस के तौर पर सपोज कि हमारे पास KOH है, ठीक है। तो H2SO4 और KOH बेस को मिला के वो बनता है सॉल्ट और वाटर, मतलब कि ये बन जाएगा K2SO4 प्लस H2O वाटर, ठीक है। मतलब कि सॉल्ट और वाटर मिला के बन जाएगा एसिड, और बेस के रिएक्शन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा। आई होप आपको ये सारे इक्वेशन जो है वो क्लियर होते होंगे क्लियर। चलिए इसको आप एक बार लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं साइड में हट दे जाऊंगा हूँ ताकि फोटो वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, स्क्रीनशॉट मत पाड़ो, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके लिख लो इसको एक बार, ठीक है। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन मतलब कि हमारा फोर्थ रिएक्शन की ओर। फोर्थ रिएक्शन है हमारी किसकी, तो कि एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो लेट्स से HCl की रिएक्शन हम कराते हैं कॉपर के ऑक्साइड के साथ, मतलब मेटल ऑक्साइड के साथ। तो ये जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, CuCl2 और H2O प्रोवाइड करता है। मतलब कि मेटल के ऑक्साइड जो है ना वो बेसिक नेचर के होते हैं। अब क्योंकि ये बेसिक नेचर के होते हैं इसलिए ये सॉल्ट प्लस वाटर को प्रोवाइड करेगा। क्लियर, ये 4 इक्वेशन हो गए। मैं एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट के तौर पर आपके पास ये एक्स्ट्रा रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये बोनस है। बोला गया 4 रिएक्शन है लेकिन ये एक्स्ट्रा रिएक्शन है, आपको दिवाली गिफ्ट मेरी तरफ से। एसिड की पानी के साथ रिएक्शन, तो जब भी कोई एसिड की पानी के साथ रिएक्शन होती है, लेट्स से H2SO4 है हमारा, उसकी रिएक्शन अगर हम पानी के साथ करें तो क्या होगा, तो कि अगर हम उसकी रिएक्शन पानी के साथ करें तो H+ आयन रिलीज होता है। क्या होता है, H+ आयन रिलीज होता है। लेकिन ये H+ इस तरह से नहीं होगा, ये वाटर के साथ कंबाइन करके H3O+ के फॉर्म में होगा और सल्फेट आयन के फॉर्म में होगा। मतलब कि अगर आपने एसिड को पानी में ऐड किया तो आप आयन्स बना दोगे, मतलब कि H+ आयन बन जाएगा, और ये H+ आयन हाइड्रोनियम आयन के साथ फॉर्म होता है। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H2O, जब H+ जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा तो वो H2O के साथ कंबाइन हो जाएगा, उसी H3O+ को बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। परफेक्ट, ठीक है, ये आपको बोनस दिवाली का। डन। चलिए मिलते हैं, अभी मिलते हैं क्या, अभी आगे पढ़ना है बेटा, मिलते कहाँ है। चलो आगे 48 क्वेश्चन हो गया। 49 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। होमोलोगस सीरीज के बारे में समझाना है और उसके 4 कैरेक्टर है, और इथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया है। अब होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या हो गया, होमोलोगस सीरीज का मतलब हो जाता है कि आपके जो सेम मॉलिक्यूलर कंपाउंड या सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कैसे फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, जो कि क्या करता है सर वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके वो कंपाउंड बनाता जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इथेनॉल है बराबर, इस इथेनॉल क्या करे, सॉरी मिथेनॉल है, ये मिथेनॉल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके यहाँ पर एक CH2OH ग्रुप आ जाएगा बराबर। तो ये क्या हुआ, तो इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके सेम फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर नया मेंबर ऐड हो गया, दैट इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, तो कि सर होमोलोगस सीरीज में जैसे इसके बाद की जो सीरीज होगी वो क्या हो जाएगी, CH3 CH2 CH2OH। मतलब कि 1 और 2 में डिफरेंस क्या होगा, CH2, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, CH2। तो पहला तो ये है कि इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरा डिफरेंस किसका होना चाहिए, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, उनके अंदर जो मास का ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, 14U तक का होना चाहिए बराबर। फिर चौथा जो है वो प्रॉपर्टी क्या है, तो कि सर चौथी प्रॉपर्टी जो है वो उसकी सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। क्या होगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो कैसी हो जाएगी, उसकी सेम हो जाएगी। क्लियर, तो ये सारे पॉइंट्स आपको होमोलोगस सीरीज में लिखने हैं। रही बात एथेनोइक एसिड की, तो फिजिकल और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी ही पूछी है। तो एथेनोइक एसिड एक एसिड है जिसका जो कि क्या होता है, तो कि सर एसिड के तौर पर प्रेजेंट रहता है, विनेगर के तौर पर होता है, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम है इसलिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला जाता है। और जो प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर विनेगर के तौर पर वो यूज होता है, और इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट चीजें मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इथेनोइक एसिड यूज होता है। ठीक है, चलो आई होप 49 नंबर का क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे बोला गया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको ड्रॉ करना है। क्या करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उनको ड्रॉ करना है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और हर एक ऑर्गन के बारे में शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देनी है। एक चार्ट मैंने आपको क्लास में करवाया था, कभी टाइम मिला तो हम, मैं प्रॉमिस तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन कभी मिला तो हम शॉर्ट करेंगे, ट्राई करेंगे यूट्यूब पर दिखाने की।
लेकिन ये क्लास में हमने किया था, उसी तरह से आपको शॉर्ट में वो लिख देना है। चार्ट मत बनाना, सिर्फ शॉर्टली लिख देना उसको, ठीक है। बाकी डायग्राम आपको आता ही है। आगे बढ़ते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को बताना है और ब्रीदिंग को बताना है, बराबर। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आएगी? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो आपके नॉस्ट्रिल है, जो कि अभी हमारे क्लोज है बिकॉज ऑफ कोल्ड की वजह से, ठीक है, इसलिए आवाज़ में थोड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये नॉस्ट्रिल जो है वो नेसल कैविटी के थ्रू वहाँ से जाएगा ट्रेकिया, ट्रेकिया से वो जाएगा कहाँ पर? तो क्या सर वो लंग्स के पास जाएगा और लंग्स से वो अल्वियोलाई के पास जाएगा, और लंग्स के पास वो कौन होगा? तो क्या ब्रोंकाई होगा और ब्रोंकियोल होगा, बराबर। तो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल ये दोनों ही जो है वो क्या करेंगे? तो कि सर ये आगे एयर को पास करते हैं। तो ब्रीदिंग के प्रोसेस में क्या होगा? तो कि एयर जो है वो नॉस्ट्रिल से लेके कहाँ पर? तो कि सर लंग्स तक वो ट्रांसफर हो जाती है। बीच में नेसल कैविटी मिलती है, ट्रेकिया मिलता है, और लंग्स के पास अल्वियोलाई है जहाँ से एयर का एक्सचेंज होगा। और ब्रीदिंग के अंदर और दो प्रोसेस होगी जिसको क्या बोला जाएगा? इनहेलेशन, और क्या होगा? दूसरा होता है एक्सहेलेशन, बराबर। तो इनहेलेशन के तौर पर क्या होगा? एयर जो है वो इनसाइड मूव करेगा, और एक्सहेलेशन के दौरान क्या होगा? एयर जो है आपका आउटसाइड मूव करेगा। तो जब ये प्रोसेस होती है तो आपके बॉडी के अंदर थोड़े चेंजेस आते हैं, जैसे कि डायफ्राम डाउन साइड चला जाता है, चेस्ट कैविटी ऊपर आ जाती है, इसीलिए आपकी बॉडी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है, क्लियर। तो एयर जो है वो अंदर आ जाएगी। ये पूरे के पूरे सारे पॉइंट्स जो है वो आपको सारे एक्सप्लेन करने हैं 51 क्वेश्चन में। आई होप चीज़ें कंप्लीट होगी अभी आपको, ठीक है। चलिए, अब कोई थियरी पॉइंट्स है नहीं तो हम इसको क्लोज कर देते हैं ताकि ये पूरा विजिबल हो जाए आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कंप्लीट हो गया, 51 क्वेश्चन क्लियर। आगे बढ़ते हैं 52 क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसे कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट थोड़ा समझते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो वाइट लाइट को, कोई भी मॉलिक्यूल्स या एटम जो है वो वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा उसको डिफरेंट डायरेक्शन में वो थ्रो कर देगा, बराबर, डिफरेंट डायरेक्शन में एमिट करेगा। उसी प्रोसेस को स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो कि ये पार्टिकल की साइज और लाइट की इंटेंसिटी या वेवलेंथ कौन सी होगी, बराबर। तो लाइट की वेवलेंथ कौन सी होगी और इस पार्टिकल की साइज कौन सी होगी, उसके ऊपर जो है ये जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट चीज़ें डिपेंड करती है। फिर बोला गया है कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? क्योंकि ये जो स्कैटरिंग की इंटेंसिटी है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। तो ज़्यादा वेवलेंथ का मतलब क्या बोलते हैं, ज़्यादा वेवलेंथ का मतलब, या कम वेवलेंथ का मतलब होता है ज़्यादा स्कैटरिंग। तो क्योंकि यहाँ पर ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो थोड़ी कम होती है और इसीलिए उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा, और क्योंकि वो स्कैटरिंग ज़्यादा होगा इसीलिए क्या हो जाता है, तो कि आपको स्काई ब्लू कलर का दिखता है। टेक्निकली वायोलेट की वेवलेंथ जो है वो कम होती है सबसे, तो उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, लेकिन हमारी आंखें जो है वो ब्लू कलर के साथ ब्लू कलर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है कंपेयर टू वायोलेट कलर, इसलिए हमें स्काई जो है वो वायोलेट कलर का ना होके ब्लू कलर का दिखता है। डन। चलिए एक सेंटेंस में शांति से सुनिएगा, जल्दबाजी करोगे तो नहीं समझ में आएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा शांति से समझना पड़ेगा आपको। चलो 52 के बाद 53 क्वेश्चन है, ओवरलोडिंग को सर्किट में कैसे प्रिकॉशन लेने चाहिए और कैसे अटका सके हम। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोई एक जो डोमेस्टिक सर्किट है उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन कर दिए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट आ जाएगा, या तो कुछ ऐसा फ्लक्चुएशन हो, सपोज कि यहाँ पर कनेक्शन जो है वो एक ही हो लेकिन फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा हो कि वो करंट की इंटेंसिटी बढ़ जाए, तो ऐसी सिचुएशंस को बोला जाता है ओवरलोडिंग बोला जाता है, जिसकी वजह से हीट क्रिएट होगी तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और ये इंस्ट्रूमेंट फेल भी हो सकता है। ठीक है। फिर बोला गया है फ्यूज का रिस्पॉन्स क्या है, तो इसी ओवरलोडिंग को बचाने के लिए हम फ्यूज को रखते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सर्किट जो है डोमेस्टिक सर्किट के आगे सीरीज कनेक्शन में हमें क्या करना है, तो कि सर सीरीज कनेक्शन में हमें फ्यूज को रेडी रखना है। तो इससे क्या होगा, तो कि जैसे ही वो सीरीज कनेक्शन में होगा तो जैसे ही हाई अमाउंट का करंट आएगा ये फ्यूज क्या करेगा, बीच में से वो कनेक्शन फ्यूज पूरा पिघल जाएगा, सो दैट कि जो अमाउंट हायर अमाउंट का जो करंट है वो हमारी मेन सर्किट में जाने से बच जाएगा। तभी क्या होगा, तो कि हमारा जो सर्किट है वो थोड़ा बच जाएगा। क्लियर। तो फ्यूज किस तरह से वर्क करता है वो आपको
समझ में आ गया होगा, ओवरलोडिंग क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओजोन क्या होता है? ओजोन जो है सर O3 गैस होता है और वो क्या करता है, अफेक्ट क्या करता है, तो कि ये हमारे अर्थ है और उस अर्थ के ऊपर इस तरह से ओजोन का एक पूरा लेयर है। ये लेयर क्या करेगा कि जो सन में से हार्मफुल यूवी रेज आ रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि क्या होगा कि हमारे अर्थ पर ऐसे हार्मफुल यूवी रेडिएशंस ना आ पाए। बराबर। फिर आगे बोला गया है कि ट्रॉफिक लेवल के बारे में बताओ। तो फूड चेन में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी प्लांट होता है, उस प्लांट को कौन खाता है, तो कैसे चूहा खाता है, फॉर एग्जांपल रैट को कौन खाता है, बिल्ली खाती है, कैट को कौन खाता है, तो कैसे कुत्ता खाता है, मतलब डॉग। तो ये इस तरह से फूड चेन चलती जाती है। बराबर। तो ये जो है वो क्या है, तो कैसे ये एक फूड चेन बन गई। तो फूड चेन के अंदर ये हर एक स्टेज जो है वो क्या बन जाता है, तो कैसे हर एक स्टेज को बोला जाता है ट्रॉफिक लेवल। क्या बोला जाएगा? ट्रॉफिक लेवल। हर एक स्टेज को बोला जाता है ट्रॉफिक लेवल, कि इंडिविजुअल लेवल पर जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, उन्हीं एनर्जी के लेवल्स को ट्रॉफिक लेवल बोला जाता है। इज दैट क्लियर? इसी के साथ हमारा 5th जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। एक और लास्ट पेपर बाकी है जो कि हम कल के वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ हमारे गाला की जो क्वेश्चन पेपर की साइंस की क्वेश्चन पेपर की सीरीज थी वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। आज 5th क्वेश्चन में आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस के बीच में मेरा आवाज़ जो है वो सर्दी की वजह से, कोल्ड की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस महसूस हुआ होगा, लेकिन आई होप बाकी कंटेंट में आपको कभी भी कोई कमी नहीं दिखी होगी। ठीक है। चलो इसके साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो।